ऐसे अब उसके बाद आप देखिए तमाम ऐसे इश्यूज उनके रहे हैं जो बीजेपी में कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज है जिन पर वो कमेंट हमेशा करती रही हैं। अब उसको दोनों लोग दो तरह से देखते हैं, कुछ लोग उनके फेवर में बातें कहते हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी बातें करते हैं, लेकिन यह है कि सियासत वो करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनको शायद कहीं ना कहीं इशारा मिल गया था कि वो अपनी तैयारियां करें। बहरहाल लेकिन ये बड़ी जीत है और ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, एक ऐसी जीत जो मतलब वहां पे हॉली रॉज वहां के सियासत में हिमाचल में एक बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल उस घराने का। मतलब वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और जो है वो सीट हार जाते हैं, जबकि उनकी जो माताश्री हैं प्रतिभा सिंह, वो अभी इससे पहले वो निवर्तमान सांसद थी, तब भी वो सीट हार जाती है। मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि हारने की वजह देखिए होता है क्या ना, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। कंगना का वहां पे आना, चुनावी मैदान में आना और लोगों से कनेक्ट करना, और खासतौर से महिलाओं में जो है खासा उनका एक अट्रैक्शन हो गया था, जो फीमेल हैं, महिला वोटर्स हैं। और इस बीच उन्होंने इस तरह से पेश किया कि मैं जो है एक हिमाचल की बेटी हूं, मैंने घर से कदम बाहर निकाला, मैंने अपनी करियर बनाने की कोशिश की। और दूसरा ये कि उन्होंने मोदी जी के बारे में लगातार जो है वो उनकी तारीफें करती रही और उन्होंने खुद को कनेक्ट किया, लोगों से कनेक्ट किया और खुद को मोदी से कनेक्ट किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस का रवैया थोड़ा ढीला ढाला, इसलिए मैं कहूंगा इस तरह से कि बहुत अरसे तक ये पता ही नहीं था कि कैंडिडेट कौन होगा। क्या रानी प्रतिभा सिंह पहले लड़ेंगी, उन्होंने इशारा दे दिया था कि वो शायद नहीं लड़ेंगी। फिर जो ढीला ढाला रवैया है, मुझे लगता है कि शायद विजय डोगरा जी मानेंगे इस बात को कि ये एक बड़ा कारण रहा है। बहरहाल कंगना रनौत की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल विशाल, मैं तेजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब ये समझना चाह रहा था तेजेंद्र जी, जिस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करें, जो 3 सीटें इन पर जिस तरह के नतीजे आए, मैं रंधावा जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं आ रहा हूं, रंधावा जी आ रहा हूं। तो तेजेंद्र जी, अब यहां से कश्मीर की सियासत को किस तरह से देखा जाए? जो रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव की, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ठीक बाद 3-4 महीने बाद हमें लग रहा है कि अब असेंबली के चुनाव भी होंगे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का चुनाव हार जाना, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस होंगे। किसी भी टाइम असेंबली इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। बीजेपी के लिए थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, स्पेशली जो उनके सपोर्टेड कैंडिडेट की हार हुई है अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट के लिए। कई सीनियर लीडर्स बीजेपी के बड़ी कोशिश कर रहे थे कि वो सीट पे एटलीस्ट अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जिसे बीजेपी ने सपोर्ट किया था उन्हें अच्छा वोट मार्जिन मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये डर भी है। देखिए, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन के जो मुद्दे होते हैं एंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये रहेगा कि अनंतनाग राजौरी सीट उनके हाथ से निकलने के बाद क्या उनकी जो ग्रिप है वो पुंछ राजौरी के एरिया में भी कमज़ोर होगी, क्या वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बीजेपी की जितनी वोट थी पुंछ राजौरी में वो उनके सपोर्टेड कैंडिडेट को नहीं मिली। अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं, एग्जैक्ट फिगर जो बाद में जो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं वो सामने आएंगे, तो बीजेपी के लिए पुंछ राजौरी एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। जम्मू की सीट वो पहले से ही तय था कि जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो जीत लेंगे। ट्रेडिशनली ये जम्मू की सीट जो है ये बीजेपी की रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी तीसरी टर्म सेल थ्रू कर लेंगे, ये चीज़ भी पहले से ही श्योर था। लेकिन जम्मू की जो बीजेपी ने पिछली बार असेंबली इलेक्शन में 25 सीटें ली थी, क्या वो रिटेन कर पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और बीजेपी बहुत पिछले कई सालों से कश्मीर में इनरोड्स बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। बीजेपी का ये दावा था कि 5 लाख से ऊपर हमारे पास मेंबर्स थे। बीजेपी ने हालांकि कोई कैंडिडेट कश्मीर में खड़ा नहीं किया, लेकिन उनका लीडर्स का ये भी कहना है कि आने वाली जो असेंबली इलेक्शन होगी वो हर एक सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन की जो रिजल्ट आए हैं, ये क्या बीजेपी के जो दावे हैं कि वो कश्मीर में भी अपना खाता खोल पाएंगे, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए भी एक सेटबैक साबित होगा। जी तेजेंद्र जी, मेरा अगला सवाल ये होगा, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी ने दावे किए थे और उनकी सपोर्टेड पार्टियां जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, तो मेरा सवाल अब अगला ये है कि क्या ये जो पार्टियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी DPAP और कई पार्टियां अभी आ गई थी, जम्मू कश्मीर कुछ क्रांति पार्टी थी एक, और फिर अभी सजाद गहिलोन की पार्टी, क्या इन पार्टियों के लिए भी कोई संदेश है? देखिए,
इंजीनियर रशीद के पार्लियामेंट्री सीट जीतने के बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इनके लिए एक लेसन तो यही होगा कि कोई आइडियोलॉजी होना कश्मीर में बहुत ज़रूरी है अगर आपको कश्मीर में इनरोड्स बनाने हैं। बीजेपी की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, स्टेटेड लाइन है वो, लेकिन जो आपका इंजीनियर रशीद का जीतना, जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म की तरफ जो रुझान है वो जा रहा है। हालांकि इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जब जाएंगे वो भारत के संविधान की शपथ लेकर जाएंगे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेंगे, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ उन्होंने जब वो असेंबली में थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए थे लंगेट से, तो यहाँ पर भी ली थी और आए दिन उनकी बीजेपी के लोगों के साथ झगड़े होते थे। हमने कई ऐसी झड़पें भी देखी हैं जहाँ पर फिजिकल अटैक भी हुए थे एक बीजेपी और उनके बीच में। तो देखिए उन नई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक तो ये चीज़ होगी कि जो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हरा सकते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए दिग्गज नेता जुगल किशोर जी कुछ जी बिल्कुल समाधान करवाने के लिए पूरा प्रयास करना, उसका ही ये नतीजा है कि आज फिर तीसरी बार लोगों ने मुझ पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते यहाँ से मुझे जिताया है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जीत जनता की जीत है, ये जीत नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और उनका जो केंद्र नेतृत्व है उनकी भी जीत है। विशेष तौर पर मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों तक देश की सेवा की है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से भी भारी बहुमत के साथ जीती है। जम्मू कश्मीर की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कार्य हुए हैं ये उनका परिणाम है। आने वाले दिनों में भी हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए काम करेंगे। किस चीज़ को आप क्रेडिट देते हैं? मैं दोबारा ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उनके चेहरे को आगे चल के आपने वोट मांगे थे, लेकिन आपकी अपनी क्या उपलब्धि रही जिससे लगता है आपको कि दोबारा? देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से ही हम जम्मू कश्मीर में विकास कर सके हैं और विशेष तौर पर मैं जो अपनी पार्लियामेंट क्षेत्र में, जो संसदीय क्षेत्र में जो भी हमने कार्य किए हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से हम कर पाए हैं। और हम सब जानते हैं कि जम्मू के विकास के लिए कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो हम लाए हैं और उसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो लाइन में भी हैं। मेरा इतना ही मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था, ये जीत जो है देश के प्रधानमंत्री जी की है, ये जीत जो है वो जम्मू की जनता की जीत है। लेकिन मार्जिन की अगर हम बात करें, आपने ये दावा किया था कि मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन इतना नहीं रहा। आपको लगता है कि आपके जो अपोनेंट थे उन्होंने एक टफ फाइट आपको इस बार दी? ये जनता जनार्दन का फैसला रहता है, जो जनता ठान लेती है वही वो करती है। जनता ने ठाना कि नहीं ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है तो न दिया, लेकिन जीत दिलाई है, जीत तो जीत होती है। अब ये आप प्रश्न उनसे पूछिए कि भाई आपका मार्जिन कम रह जा ज़्यादा, मार्जिन की बात क्या कहें, लेकिन जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है, जीत जो है वो जनता की रही है। मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाकर लाखों वोटों से जम्मू संसदीय क्षेत्र से जिताया है। जीत अगर एक वोट की भी होती है वो जीत होती है, इसको हम मानते हैं। अब आपके पास आपको एक चैलेंज भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा वापस तक, क्योंकि तीसरी बार चुनाव जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये मुझे आज बता दीजिए, क्योंकि अब आप तीसरी बार पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी जम्मू रियासी के रीजन के लोगों के लिए? ऐसा है, देखिए सेवा भाव से काम करना और जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, हमारी जो है प्रायोरिटी रहेगी। धन्यवाद। नहीं, लास्ट में सवाल पूछूंगा कि जो नेशनल लेवल पे आज परिणाम आए, आपको लगता है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, जो 400 पार, अभी इतना जानकारी नहीं है कि 300 पार तो हो रहे हो? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लोगों ने जो अपना विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रकट किया है, इसलिए मैं पूरी देश की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने सेवा भाव से और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, ये उसी का परिणाम है। और आने वाले दिनों में देश के लिए काम करना, देश के विकास के लिए काम करना, यही हमारी प्राथमिकता। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों हार गए हैं चुनाव, क्या कहेंगे? देखिए इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था, ये जनता है, ये जनता का फैसला होता है। कहने के तो बहुत कुछ कहा जा रहा था, 295 सीटें हम ले लेंगे, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा रहा था,
भारतीय जनता पार्टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारी बहुमत के साथ जीती है। अब जो हार गए हैं वो आकलन करें कि वो क्यों हारे हैं, जनता के बीच रहें, जनता की सेवा करें और फिर दोबारा से प्रयास करें और फिर दोबारा मैदान में आएंगे। मैं पूछूंगा, विधानसभा पोल्स की बिगुल अब बजने वाले हैं, ये तो सही है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने पिछले 8 दिन में तीसरी बार कहा कल के इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। बीजेपी क्या तैयार है और क्या आप किस एजेंडे के साथ आगे जाएंगे? जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए ही काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो, जम्मू कश्मीर में विकास हो, जम्मू कश्मीर में लोगों को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो, इसी के लिए काम करेंगे। और रही बात असेंबली के चुनाव की, तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार रहती है और सेवा भाव से लोगों के बीच रहती है और काम करती है। तो हम लोगों के बीच में हैं, चुनाव के लिए भी तैयार हैं। अगर चुनाव आयुक्त फैसला लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ असेंबली के चुनाव भी लड़ेगी। लास्ट में आपको एक पर्सनल सवाल, आपने तीसरी बार चुनाव जीता, क्या मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में आप जगह चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट इसलिए करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार भी मुझ पर विश्वास करते हुए लोगों की सेवा करने का मौका मुझे दिया है। मेरे लिए यही बहुत है। और फिर जनता का ये आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है और मुझे लाखों वोटों से जिताया है। ये बड़ी बात है। मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं एक संतरी के रूप में ही सही हूँ, ठीक हूँ। बात करने के लिए शुक्रिया। ये जुगल किशोर शर्मा चुनाव जीत गए हैं, तीसरी बार इन्होंने हैट्रिक लगाई है जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या बात है, उन्होंने दावा किया कि ये विश्वास है लोगों का मोदी सरकार पे और उनको जो वोट मिले हैं वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे और लोगों की जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा पोल्स के लिए बीजेपी भी तैयार है और आगे आने वाले दिनों में कोशिश होगी कि अगर विधानसभा पोल्स होते हैं तो पहली बार यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जुगल किशोर जिन्होंने विशाल जीत हासिल की है जम्मू से, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और तीसरी बार जुगल किशोर ने ये सीट अपने पास एक तरह से रखी है। लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं। न्यूज़ 18 जेकेएलएस से उन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि लोगों के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। ये एक बहुत अहम है क्योंकि तीसरी बार आप जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक तरह से बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस से एतमाद आप में एक तरह से बढ़ता है। तो जुगल किशोर बीजेपी उम्मीदवार है और इस जीत को अब इसलिए भी बड़ी जीत माना जा सकता है कि आप देखिए कि इनके मुकाबले में कौन था, रमन भल्ला। बिल्कुल। और रमन भल्ला कांग्रेस के लीडर थे और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट था। यानी कि यानी कि दो पार्टियां, ठीक है कि किसका कितना वहां पर शेयर है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक गठबंधन के तहत आकर के और आप वहां पर वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। और ये अगर जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी वाकई जीत है। और इस जीत में मुझे लगता है कि जो जैसे इन्होंने अभी अपनी जीत को इनकॉर्पोरेट किया कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, जो देशवासियों में जो एक राष्ट्र की भावना को और ज्यादा उन्होंने मजबूत किया है, तो ये सब मिला करके जो ये चीज है। और इस पर मुझे लगता है कि ये सोचने की बात है इंडिया अलायंस के लिए वहां पर कि जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है कि आखिर वो बार-बार क्यों इस सीट को लूज करे। और विशाल, इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, सीनियर लीडर हैं डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अब्दुल मजीद वानी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरी आवाज वानी जी आप तक आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आ रही है जी। रंधावा जी काफी देर से विशाल घड़ी देख रहे हैं, हालांकि उनका समय तो सही चल रहा है। रंधावा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। और जो बात अभी हम कर रहे थे कि रमन भल्ला जो है कांग्रेस उम्मीदवार हार गए हैं। 2019 में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जम्मू सीट से रमन भल्ला कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बल्कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, वो अपनी सीट हार गए हैं। जुगल किशोर जीते हैं जम्मू की सीट, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और तीसरी बार जुगल किशोर जीत कर आए हैं। मैं अब्दुल मजीद वानी जी आपके पास आना चाहूंगा। डीपीएपी पहली बार 370 के बाद कह लीजिए या पहली बार ही एक तरह से वजूद में नई पार्टी थी, गुलाम नबी आजाद साहब के सरपरस्ती में पार्टी वजूद में आई थी, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं इसे आप अपनी पार्टी के लिए किस तरह से देखते हैं?
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। डीपी और एपी जो है, जो आजाद साहब ने पार्टी लॉन्च की थी, ये नई पार्टी थी। और हालांकि आजाद साहब के काम किए हुए वसीयत चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर में आया थे, लोग जानते थे उनको, उनके काम करने का तरीका, उनका काम करना, और जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने कार्य किए, वो आज तक कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई कर सका, और आगे भी मुश्किल है करना जी। तो हमारी एक पार्टी वो क्यों वजूद में आई, उसके भी पीछे एक बहुत बड़ा पस मंजर है। क्योंकि जब वो कांग्रेस छोड़ के आए, तो जब कांग्रेस से उनको कांग्रेस छुड़वाई गई, तो उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की। और हमने एक कोशिश की लोगों तक पहुंचने के लिए कि गुलाम नबी आजाद साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो काम उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर एक तामीर और तरक्की के एक ज़मन में खड़ा किया था। तो क्या वो लोगों को याद है, या लोग को चाहिए कि जो काम करने वाले हैं, जो लोग रियासत को बनाने वाले हैं, तामीर में अपना हाथ बढ़ाने वाले होंगे, तो वो कितना एक योगदान जो है हमारी पार्टी को करेंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि उन्होंने फिर भी हमारी पार्टी को हर एक जगह वोट मिला, और अच्छा वोट मिला, अपने हिसाब से, अपनी परसेंटेज से ठीक ही वोट मिला। लेकिन मैं आज आपको वो हरिराज साहब एक बात कहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो, या हिंदुस्तान में जितने भी लोग जीते, मैं उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और खासकर रियासत जम्मू कश्मीर में जो आप श्रीनगर की सीट का रुझान दिखा रहे हैं कि अगर उल्ला साहब जीत गए, तो ये उनको बहुत बड़ी मुबारक है जी। और वो बहुत अच्छे इंसान है, और बहुत ईमानदार और जानदार इंसान है, और वो एक कम्युनिटी के हेड भी है, सरबराह है। दूसरा, अनंतनाग से हमारे मियां अल्ताफ साहब है, उनको मैं मुबारकबाद में पेश करता हूँ। बड़े ईमानदार, जानतदार, और पीर मरीजी के एक बहुत बड़ा सिलसिला, जो उनका एक दादा मरहूम, परदादा मरहूम, जी बिल्कुल, वालिद मरहूम का एक रोल रहा है। तो उनका भी जीतना एक ईमानदार, जानदार शख्सियत के लिए बहुत, ये एक अगर वो लोग आएंगे, आगे आएंगे, तो लोगों का कुछ न कुछ भला होगा। अब्दुल मजीद साहब, एक सवाल है, थोड़ा अलग अंदाज का है, थोड़ा दिलचस्प सवाल है कि दो साबिक वज़राए आला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दोनों चुनावी मैदान में थे, दोनों ने अपनी सीट गंवा दी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी पहले आपकी पार्टी की तरफ से उनका नाम सामने आया था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये माना जा रहा था कि 3 साबिक वज़राए आला चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब जो नतीजा सामने आया है, गुलाम नबी आज़ाद ने अपने कदम पीछे हटा लिया था, क्या उन्हें कुछ एहसास हो गया था? असल में मैं आपको बता दूं कि जो उमर अब्दुल्ला साहब का बारामूला से हारना, इंजीनियर रशीद साहब जो जीत के, इंजीनियर रशीद साहब ने हमारे, मैं भी उस वक्त एमएलए था असेंबली के अंदर, वो भी एमएलए थे जी। हमें मौका मिला था इकट्ठे काम करने का। तो एक संपत्ति वोट जो है, एक लहर थी, और जिसको रब ने, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होगा कि कामयाबी, तो वो कामयाबी उसको एक संपत्ति वोट उसको मिला। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को भी एक चीज, एक लीडरशिप क्वालिटी है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी, अभी काउंटिंग चल ही रही थी, उन्होंने मुबारकबाद पेश की, अब बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन लोग आजकल, लोग जो है, लोग देखते हैं कि कौन करने वाला है, कैसे चलेगी ये हमारी तामीर और तरक्की, कैसे आगे बढ़ेगी, जिसमें महबूबा मुफ्ती जी का हारना और उमर अब्दुल्ला साहब का हारना, ये बहुत बड़ा, एक तो मैं कहता हूँ उनकी पार्टियों के लिए नुकसानदेह है, और इनको आकलन करना पड़ेगा, इनको एक, और इस वक्त आपको जरा मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर है, खबर